इस एफडीपी में आए हुए सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार और ये अवसर देने के लिए भी आप सबको धन्यवाद। आज का जो विषय मेरे सामने है वो है हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक डिफिसिट इन जम्मू कश्मीर। और इस विषय के संदर्भ में हम जो अपनी प्रस्तुति है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अपने विचारों या पेपर की दृष्टि से या लेक्चर व्याख्यान की दृष्टि। पहले भाग में हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी का जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो उसके वैल्यूज हैं, वो कितने सिग्निफिकेंट हैं। दूसरे पार्ट में हम ये देख सकते हैं कि किस तरह के इंस्टीट्यूशनल लाइकुना थी जम्मू कश्मीर में। और तीसरे पार्ट में ये देखते हैं कि जो 370 को संशोधित किया गया उसके बाद क्या परिवर्तन हुए। ऐसे 3 भाग में अपने व्याख्यान को हम रख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन है पिछले 250-300 सालों में, वो जनतंत्र को एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना है, एक आदर्श के रूप में माना है, जनतंत्र को माना। और ऐसा कह भी सकते हैं कि मानव सभ्यता द्वारा खोजे हुए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में जनतंत्र के माध्यम से शासन व्यवस्था है, जनतांत्रिक शासन प्रणाली है। और इस वैल्यूज की एक यूनिवर्सलाइजेशन है, इसका सार्वभौमिकता है। मतलब ये सोसाइटी में लोग कहना पसंद करते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं या हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंश्राइन करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन किसी भी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी विचार को लागू करने के लिए कुछ संस्थानों का निर्माण होता है, कुछ मूल्यों का निर्माण होता है, कुछ आइडियल्स के निर्माण होते हैं, आदर्शों के निर्माण होते हैं। तो जब जो डेमोक्रेसी, जो ब्रॉडर आइडिया है, उसको भी हम अलग अलग पिलर्स के रूप में या अलग अलग डायमेंशंस के रूप में समझ सकते हैं। अगर आज की डेमोक्रेसी को देखा जाए तो सबसे पहले इसकी जो सबसे प्राइमरी फीचर्स या प्राथमिक या मूल विशेषता है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधात्मक शासन होना। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती कैसे है? वो होती है इलेक्शन के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं में जनता द्वारा लोग चुने जाते हैं। और इसका किसी भी सोसाइटी में लेयर होते हैं, हो सकता है नेशनल, स्टेट या ग्रास रूट लेवल के हों। तो एक पिलर मान सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। दूसरा हम ये देखते हैं कि सोसाइटी की वैल्यूज में सेकुलरिज्म का एक वर्ड आता है, धर्मनिरपेक्षता का शब्द आता है। और ये माना जाता है कि इट इज एक साइमल्टेनियसली यूज होने वाला शब्द है। जनतंत्र के बाद जनतंत्र के साथ ही यूज होने वाला यह शब्द है या प्रयोग है। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इस पे बड़ा विवाद है और इसका बहुत सारे पक्ष विपक्ष है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जो हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंदर प्रावधान किया गया है, उस मूल्यों के माध्यम से भी अगर हम इस विषय को समझना चाहते हैं तो भी हम मानते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो इसका एक मतलब इसेंशियल पिलर है, डेमोक्रेसी का प्रमुख भाग है। तीसरे रूप में ये देखते हैं कि जो वो समाज या वो व्यवस्था, वो पॉलिटिकल सिस्टम, क्या वो अपने मानवाधिकारों को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है कि नहीं, या वो उसको इंश्योर कर पाती है कि नहीं। एक क्राइटेरिया वर्तमान में किसी भी इंस्टीट्यूशन की इवैल्यूएशंस के लिए ये यूज होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है कि डेमोक्रेसी के राइट से ही जुड़ा हुआ है कि अगर राइट प्रोटेक्टेड है तो किस लेवल इम्प्लीमेंटेड है और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन या वहां की व्यवस्था किस स्तर पर उसको सुनिश्चित करती है। तो उसके लिए आता है गुड गवर्नेंस शब्द आता है, जिसको हम कहते हैं सुशासन। और तीसरा चीज होता है जब किसी चीज की क्राइटेरिया का यूज करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो एक शब्द आता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। मॉडर्न व्यू पॉइंट से एक बहुत बड़ा अप्रोच है जिसके माध्यम से किसी की यूटिलिटी, किसी की फंक्शनिंग, किसी की वैल्यूज को हम जज करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे हम पिलर को देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक के पिलर को देख सकते हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित है या जिसको भारत संविधान प्राप्त करने की कोशिश करता है। और इस विषय को मापदंड पे इसी यूटिलिटेरियन अप्रोच से, इसी उपयोगितावादी दृष्टि से हम जम्मू कश्मीर की संस्थाओं और वहां के जनतांत्रिक मूल्यों का मूल्यांकन करने के प्रयास करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर के लोग इन
इन जनतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं से एक लंबे समय तक वंचित रहे हैं, एक डिप्राइव्ड कम्युनिटी बने रहे हैं। तो इस व्यू पॉइंट से हम देखते हैं, इस दृष्टि से हम देखते हैं, पहला जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो पहला पिलर, उसके अनुसार हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये आता है कि जम्मू कश्मीर में तीनों स्तर पे, संसद के स्तर पे, विधानसभा के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पे अनरिप्रेजेंटेटिव रह गई, या उनका वहां के लोगों का प्रतिनिधि जैसे भारत के अन्य भागों में होता है वैसा नहीं हो पाया। उस सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संसद, भारत की संसद में जम्मू कश्मीर से वर्तमान समय में 6 सांसद चुन के आते हैं, लेकिन उन 6 सांसदों की क्या भूमिका है और कैसे आते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा की जरूरत है। पहले 3 जनरल इलेक्शंस में 52, 57 और 62 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही वहां के संसद प्रतिनिधि को चुनने के भेजती थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे देश में एक डायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इसका दूसरा प्रतिरूप हम देखते हैं वहां की विधानसभाओं में। हम जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन की जो सबसे बड़ी क्राइटेरिया होती है वो होती है इक्वल रिप्रेजेंटेशंस की, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन को तय करने के कई मापदंड तय किए जाते हैं। वो मापदंड है पॉपुलेशन डेमोग्राफी, वो मापदंड है वहां का जो ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, क्षेत्र कैसा है, और ऐसे इन सबको लेके पूरे देश में तय होता है। कोई चाहे वो संसद का हो, चाहे सभासद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। जम्मू कश्मीर में भारत में अब तक 4 बार परसीमन किया गया है। इसी नाते किया गया है कि लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके अपनी संस्थाओं में, पर जम्मू कश्मीर में एक बार भी परसीमन नहीं हो पाया। 1982 में परसीमन का गठन किया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसको भी लागू नहीं किया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि जो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन रहा है, परसीमन के न होने के कारण रहा है, वो विधानसभाओं के स्तर पे रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व लोगों को नहीं मिल पाया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती है, पंचायतें होती हैं, जहां मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल होता है, जहां अधिक से अधिक लोग की सहभागिता होती है, उस सहभागिता में पंचायती संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जो चीजें ज्यादा डायरेक्टली आपको टच करती हैं वो आदमी उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है। पंचायतें उसी का एक रूप है। जब से 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लागू हुआ, उसपे पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तब से अभी 1-2 साल को छोड़ करके वहां पंचायत का चुनाव नहीं हो पाया। चुनाव न हो पाने के पीछे कई कारण है, वहां आतंकवाद और वहां की संस्थाएं, लेकिन लार्जली जो इम्पैक्ट डालती है उसका चुनाव का ना होना, वो ये है कि वहां का पीपुल अनरिप्रेजेंटेटेड रह जाता है या अपनी बात कह नहीं पाता है किसी महत्वपूर्ण संस्था में जहां वो एक पॉलिटिकल वॉइस बने। और लार्जली ये क्या किया, ये जो अनरिप्रेजेंटेशन क्या किया लार्जली में, संपूर्णता में क्या प्रभाव डाला, वो ये डाला कि जो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल वॉइस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थी वो कन्फाइंड हो गई एक विशेष समूह और एक विशेष लोगों तक। तो हम देख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन रहा वो उस क्राइटेरिया पे वहां डेमोक्रेटिक डिफिसिट कैसे रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है सेकुलरिज्म का, जिसके आधार पे हम डेमोक्रेसी को, वैल्यूज को मापते हैं, जज करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम बहुत स्पष्ट से कहना चाह रहे हैं कि शब्दों को लिख देने से समाज का कैरेक्टर नहीं बदलता है। अगर कोई सोसाइटी कोई संविधान सेकुलरिज्म लिख देता है या नहीं लिखता है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सोसाइटी का अपना कैरेक्टर होता है। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से भारत संविधान में जब सेकुलर और सोशलिज्म शब्द जोड़ा गया भारत की संविधान प्रस्तावना में, उसी समय जम्मू कश्मीर के संविधान में ये शब्द नहीं जोड़ा गया। और ऐसा नहीं है, जो 42nd अमेंडमेंट के जो अच्छे प्रावधान थे, जैसे उसमें कहा गया था कि विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष किया जा सकता है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा इस प्रावधान को उठा करके अपने कार्यकाल को 6 वर्ष तो कर ली, लेकिन उसी प्रावधान से वो वहां के संविधान में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ी। बस जिक्र करने के लिए बात कह रहा हूं कि यहां भी केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी और उस समय भी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं थी। वहां भी
सरकार कांग्रेस की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ये दिखाती है कि वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप रही है वो किस ढंग से अपने सेकुलर वैल्यूज को प्रमोट करना चाहती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। सेकुलरिज्म से एक शब्द और महत्वपूर्ण होता, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट। ये भारतीय संविधान में जब हम इसकी बात करते हैं तो ये माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, और अनुच्छेद 2930 से बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, ये 3 क्राइटेरिया है, ऑन दैट बेसिस उसके आधार पे उसे माइनॉरिटी घोषित किया माना जा सकता है, घोषित किया जा सकता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात एक विचित्र ढंग से निकल के आती कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जो मुस्लिम बाहुल्य है, और मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी है, लेकिन वहां वो मेजॉरिटी में है। इसके साथ ही जो जम्मू कश्मीर की सामाजिक समूह रचना है, जिसमें जैन, सिख, ईसाई आते हैं, वो लोग भी नेशनल माइनॉरिटीज हैं, पर वहां हिंदू माइनॉरिटी में है, और क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पे मेजॉरिटी पे है और स्टेट में माइनॉरिटी पे है, इस नाते वहां वो एक डिप्राइव्ड कम्युनिटी के रूप में आता है। ये आवश्यक है कि इस विषय को अगर सेकुलरिज्म के व्यू पॉइंट को ध्यान में रख के वहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंश्राइन करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहां के हिंदू समाज को माइनॉरिटी घोषित करना चाहिए। और इसके पीछे तर्क है। तर्क यह है कि पंजाब राज्य में सिख मेजॉरिटी में है, सिख माइनॉरिटी में नहीं है, जबकि हम जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पे सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी है। इसी तरह एक बात और है कि जब जैन कम्युनिटी 2014 में उसको माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, तो उसके पहले वो 14 राज्यों में पहले से माइनॉरिटी थी। तो ये इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक की घोषणा, अल्पसंख्यक समूह की घोषणा स्थानीय स्तर पे हो सकती है। ये दिखाते हैं कि किस तरह का सेकुलरिज्म से डिप्राइवेशन रहा या सेकुलर वैल्यूज वहां पे स्टेब्लिश नहीं हो पाए। तीसरा महत्वपूर्ण जो आयाम है इसका मानवाधिकार का, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा वर्ग रहा है जो पिछले स्वतंत्रता से लेकर के आज तक अपने मानवाधिकार से पीड़ित रहा है। और ये मानवाधिकार कोई एक मतलब कोई कल्चरल राइट का विषय हो या सोशियो का राइट विषय हो या सिविल राइट, ऐसा नहीं। जो तीनों जनरेशन है मानवाधिकार के, सिविल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल और कल्चरल राइट्स के इस्यूज हैं, उन तीनों दृष्टियों से वो प्रताड़ित रहा। उसके पीछे उसके मूल में छिपा हुआ था आर्टिकल 35 कैपिटल ए। आर्टिकल 35 कैपिटल ए 14 मई 1954 को एक अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति के लागू करते हैं वहां पे, और जिसका परिणाम ये होता है कि भारत में ही 2 तरह के भारत के नागरिकों के बीच ही ये भेद कर दिया जाता है। और उसका मूल प्रावधान जो 35A का ये है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा कोई विशेष प्रावधान करती है, मूलतः संपत्ति को लेकर के, शिक्षा को लेकर के या स्कॉलरशिप को लेकर के कोई विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रदान करती है, तो भारत का संसद उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये उसका एक सार था, 35A के माध्यम का सार था, जिसके माध्यम से एक डुअलिटी आ गई, एक दुविधा आ गई, और एक बहुत बड़ा वर्ग उस अधिकारों से वंचित हुआ। ये वंचित जम्मू कश्मीर के लोग भी हुए और भारत के लोग भी हुए, लेकिन जो वहां के लोग वंचित हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण समूह आता है जब भारत का विभाजन होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आकर के जम्मू कश्मीर राज्य में बस जाते हैं। और जब वो जम्मू कश्मीर राज्य में बस जाते हैं तो क्योंकि मूलतः वो पंजाब के साइड से थे, सियालकोट के साइड थे, तो उनको नियरेस्ट जो जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी दिखे या कल्चरल लिंकेजेस दिखे या कोई और कारण के से जम्मू कश्मीर में बसे, वो लोग वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, क्योंकि ये 35 की वजह से ये पीआरसी का लाभ उनको नहीं मिला। पीआरसी मूलतः एक कानून था जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट था, महाराजा हरि सिंह ने 1927 में बनाया था, जो वो डिसाइड करता था कौन से लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक होंगे। जब 1952 में ये चीज डिसाइड कर दिया गया कि पिछले 10 वर्ष से जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वही लोग जम्मू कश्मीर के निवासी होंगे।
इस प्रावधान के कारण ये जो लोग भारत के अन्य भाग में बसे वो भारत के नागरिक हो गए, लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर में बस गए वो एक लंबे वंचना के भाव से गुजरे। उसी समूह में एक समूह आता है वाल्मीकि समाज का, और वाल्मीकि समाज मूलतः पंजाब से गया हुआ है 1957 में वहां सफाई कर्मी के रूप में सफाई की सेवाएं देने के लिए। मूलतः ये लोग वहां के प्रशासन द्वारा बुलाए गए थे जम्मू कश्मीर के में, उस समय हड़ताल थी वहां के सफाई कर्मी उसी कार्य के लिए। इनको भी पीआरसी नहीं दिया गया, और इनके सर्विस में जो उनका सर्विस था, वहां का सर्विस कानून था, उसमें एक प्रावधान था 35B, जिसमें ये कहा गया कि ये लोग केवल सफाई कर्मी का ही जॉब कर सकते हैं। अब सफाई कर्मी चूंकि समय के साथ हर समाज गतिशील होता है, और उस गतिशीलता में वो अपने ढंग की डिग्रियां और अपने ढंग के अपने योग्यता के अनुसार अपने व्यवसाय को चुनता है, लेकिन इनके मूल प्रावधान में ये हो गया कि वो सफाई कर्मी होंगे, इस नाते उनको आज तक वंचित रखा गया। इसी नाते एक बहुत बड़ा समूह रहा है जो इस मानवाधिकारों या की रक्षा वहां नहीं हो पाई है। तीसरा समूह रहा है गोरखाओं का। गोरखा वे लोग थे जो जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह की सेना में आए थे, भर्ती हुए थे और जम्मू कश्मीर और भारत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस पीआरसी कानून के माध्यम से वे लोग भी वंचित हो गए। और वो लोग जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकते थे, लेकिन वो भर्ती होने के लिए कहीं दार्जिलिंग या कहीं अन्य स्थानों पे जाते थे, वहां से भर्ती होने के बाद पुनः वो जम्मू कश्मीर में आते थे। इसी प्रकार एक इश्यू आता था जो महिलाओं के विवाह के अधिकार को लेके, ये दुनिया में स्थापित है संविधान से लेके सार्वभौमिक घोषणा पत्र में, जो अनुच्छेद 16 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वो भी कहता है कि एवरीबॉडी हैज राइट टू चूज हिज ऑन लाइफ पार्टनर, हिज और हर ऑन लाइफ पार्टनर, ये अधिकार है। लेकिन ये पीआरसी के कारण 35 के प्रावधान के कारण जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के किसी अन्य प्रांत के लड़के से विवाह नहीं कर सकती थी, और करती तो उसको पीआरसी से वंचित होना पड़ता, और पीआरसी से वंचित होने का मतलब है वहां की जो तमाम संपत्ति के साथ अन्य सुविधाएं उनसे वंचित हो जाना। तो ऐसी स्थिति में ये एक तरह से एक जो आपके मूलभूत अधिकार है उसके पार्ट था और उसकी वंचना थी। यद्यपि इसके लिए हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से महिला को तो अधिकार दे दिया गया बाद में, लेकिन उनके बच्चों के लिए वहां की सरकारों ने ऐसा बिल लाने का प्रयास किया कि ये अधिकार उनके बच्चों को हस्तांतरित न किया जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन था, एक विभेदकारी प्रावधान था जो एक ही घर में अनइक्वलिटी ट्रीट करता था, अनइक्वल बिहेवियर को प्रमोट करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मेजर समूह रहा है जो ह्यूमन राइट व्यू पॉइंट से डिप्राइव्ड रहा है और हर दृष्टि से डिप्राइव रहा, वहां की सुविधाओं से वंचित रहा है, ये हम देखते हैं। ठीक है भाई साहब, काट लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं अगले